प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा की थी, जिसमें मुख्यतः वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसकी बात की, साथ ही जो आधुनिक सिद्धांत है प्लेट विवर्तन सिद्धांत, तो उसमें हमने देखा किस तरह महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हुआ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूसंतुलन या समस्थिति। तो भूसंतुलन या समस्थिति की जो संकल्पना या सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह जो पृथ्वी के धरातल पे जो उच्चावचों में विभिन्नता देखने को मिलती है उनमें संतुलन पाया जाता है। तो भूसंतुलन व समस्थिति जो शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो अमेरिका के भूवैज्ञानिक डटन मोदे ने 1889 में किया था। आइसोस्टेसी अर्थात जो भूसंतुलन है, ये ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से बना है और आइसोस्टेसियस का अर्थ होता है समस्थिति या संतुलन। तो हम देखते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, झील या जो महासागर हैं, इनमें संतुलन पाया जाता है। तो जो भी ये संतुलन है वो एक नियम के अनुसार देखने को मिलता है और जब कभी भी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भूहलचल या भू परिवर्तन देखने को मिलता है। तो संतुलन का जो अर्थ है उसमें हम ये कह सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो उठे हुए भूभाग हैं जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान, और गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे कि झील, समुद्र आदि, ये गहराई में स्थित क्षेत्र हैं, इनमें भौतिक या यांत्रिक संतुलन की दशा पाई जाती है। इसे ही समस्थिति कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के तल पर ऊपर उठे हुए भूभाग हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और कुछ गर्त हैं, गहराइयाँ हैं जैसे समुद्र, झील, तो इनमें ऊपर उठे भूभागों में और जो नीचे धसे हुए भूभाग हैं इनमें एक स्थिरता देखने को मिलती है। इसे ही समस्थिति या भूसंतुलन कहते हैं। तो डटन मोदे ने इस संतुलन या समस्थिति शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने बताया कि ये जो असमतल भूभाग हैं अर्थात जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भाग हैं और जो नीचे धसे हुए भाग हैं, इनमें संतुलन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं उनका घनत्व कम होता है और नीचे जो धसे हुए भाग हैं उनका घनत्व अधिक होता है, तभी वो संतुलन की दशा में है। अर्थात जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, तो पर्वतों का घनत्व कम होगा, पठारों का पर्वतों से अधिक होगा, और जो मैदान है उनका पठार से अधिक होगा। तो ऊपर उठा हुआ जो भूभाग है उसका घनत्व कम और जो नीचा धसा हुआ भूभाग है उसका घनत्व अधिक होता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है, एक ऐसी रेखा होती है जिसके ऊपर ही इन सभी भूभागों का जो भार है वो अलग अलग होता है, लेकिन उस रेखा के नीचे इन सभी भूभागों का जो भार है वो बराबर होता है। उस रेखा को समदबाव तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है जिसके ऊपर ही इन भूभागों में जैसे पर्वत, पठार, मैदान है उनमें अंतर मिलता है, बाकी नीचे उसके ये इन सभी का जो घनत्व, जो भार है, दबाव है, वो बराबर होता है। देखिए, ये मान लीजिए वो समतोल तल है या क्षतिपूर्ति तल है, और जो ऊपर उठे हुए भूभाग हैं जैसे कि ये कोई भूभाग पर्वत मान लीजिए, ये दूसरा कोई भूभाग है और ऐसा ही अन्य कोई, तो ऐसे कुछ जो भूभाग हैं तो इनका तल के ऊपर तो जो है भार अलग अलग होगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक ऐसी रेखा या एक ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे इन सभी का जो भार है वो
बराबर होता है। तो इस रेखा को समतोल तल, समदबाव तल या क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। तो इस तरह पृथ्वी के जो भूभाग हैं ऊपर उठे हुए या नीचे जो धसे हुए हैं, गहराई में स्थित हैं, उनमें एक संतुलन की दशा पाई जाती है। अब जो भूसंतुलन का जो सिद्धांत है या इससे संबंधित जो मत दिए गए हैं कि ये जो भूसंतुलन है वो क्यों पाया जाता है, तो इससे संबंधित कई विद्वानों ने अपने अपने मत या परिकल्पनाएं दी हैं। तो भूसंतुलन का जो विचार है या संतुलन जो है, इसका जो विचार है वो अचानक ही जो है भूगर्भवेत्ताओं के दिमाग में आया। सन 1859 ईस्वी में मतलब सिंधु और गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण के लिए सर जॉर्ज एवरेस्ट जो भारत के सर्वेयर जनरल थे, तो उनके निर्देशन में भू सर्वेक्षण हो रहा था सिंधु और गंगा के मैदान में अक्षांशीय निर्धारण के लिए। तो उस भू सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ क्षेत्रों की जो माप है, जो गणितीय उन्होंने माप ली थी उस क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया था, उसमें कुछ अंतर आया। तो उस अंतर का कारण उन्होंने हिमालय को माना, अर्थात हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कल्याण और कल्याणपुर नाम के दो स्थान थे। उन दो स्थानों का उन्होंने अलग अलग विधियों से सर्वेक्षण किया, तो दोनों विधियों में अंतर पाया गया, जबकि सर्वेक्षण के दौरान उनमें अंतर नहीं होना चाहिए था। तो इस अंतर का जो कारण है वो हिमालय का जो प्रभाव बताया गया कि हिमालय की निकटता के कारण ही ये अंतर देखने को मिला है, अर्थात हिमालय की आकर्षण शक्ति से ये जो है सर्वेक्षण में अंतर आया है। तो इस तरह ये भू संतुलन का विचार आया और धीरे धीरे कई विद्वानों ने इस विचार से संबंधित अपने सिद्धांत या परिकल्पनाएं दी हैं कि क्यों किस तरह पृथ्वी पर भू संतुलन पाया जाता है। तो इन सिद्धांतों में से जो मुख्य हैं उनमें सर जॉर्ज एरी का जो सिद्धांत है और दूसरा है प्राट महोदय का सिद्धांत। इसके अलावा हैफोर्ड और बोवी महोदय ने भी इससे संबंधित विचार दिया, जोली महोदय ने भी अपनी संकल्पना दी और आर्थर थॉमसन ने। लेकिन अपन यहाँ इन दो जो सिद्धांत हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो सर जॉर्ज एरी ने बताया कि जो अंतर पाया गया उस सर्वेक्षण के दौरान, तो उन्होंने कहा कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता, अर्थात जब वो अंतर आया तो कुछ अनुमान लगाए गए कि हिमालय खोखला हो सकता है, जिस जो बुलबुलों से बनी हुई चट्टानों का है, इसलिए उसका आकर्षण कम है। इसलिए एरी महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिमालय जैसा पर्वत खोखला हो। वास्तव में अधिक पदार्थ का जो भार है वो नीचे से कम पदार्थ के द्वारा संतुलित होता है, अर्थात जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है उसके नीचे का जो तल है वो कम घनत्व वाला होता है, जिससे वो ऊपर स्थिर रहता है। तो एरी महोदय ने बताया कि पृथ्वी की जो क्रस्ट या पपड़ी है वो कम घनत्व वाली है और वो अधिक घनत्व वाली जो दूसरी परत है सीमा, अर्थात जो सियाल है ऊपरी परत, वो सीमा पर तैर रही है। इसी तरह हिमालय जो ऊपर उठा हुआ है वो भी काफ़ी गहराई तक नीचे है और वो मैग्मा में तैर रहा है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भाग जितना ऊपर है वो उससे कई गुना नीचे गहराई तक स्थित है, अर्थात जो भाग जितना लंबा या ऊपर उठा हुआ है उसका वो 9 गुना नीचे है, और जो भाग कम ऊंचा है वो गहराई में भी कम है, अर्थात ऊंचा उठा हुआ भूभाग काफ़ी गहराई तक नीचे दसा हुआ है। अर्थात जिस तरह एक नाव होती है तो नाव का जो अधिकतर भाग है वो जल में होता है और वो आसानी से पानी में चलती है। इसी तरह कोई बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो भी बर्फ़ में पानी में तैरने के लिए उसका जो अधिकतर भाग है वो जल में रहता है और उसका कुछ भाग ही बाहर होता है। इसी तरह जो ये धरात हैं, ऊपरी धरातल, पर्वत, पठार, मैदान, ये भी अपनी लंबाई या ऊंचाई के अनुसार नीचे गहराई में धसे हुए हैं। जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक गहरा होगा। तो इस तरह इन्होंने
ये बताया कि जितना ऊंचा हिमालय है, तो हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, तो जितना ऊंचा है उसका 9 गुना वो नीचे जो परत है उसमें धंसा हुआ है, इसीलिए वो संतुलन की अवस्था में है। देखिए, इन्होंने एक प्रयोग किया, समान घनत्व वाले अलग अलग लंबाइयों के कुछ इन्होंने लकड़ी के टुकड़े लिए और उनको पानी में डुबोया। तो इन्होंने देखा कि जो लकड़ी का टुकड़ा अधिक लंबा था वो अधिक गहराई तक गया, जो कम लंबा था वो कम गया। तो इस तरह इन्होंने बताया कि जो भूभाग ज़्यादा ऊंचे हैं वो गहराई में भी उतने ही गहरे होते हैं, इसलिए वो स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं, और जो नीचे भूभाग हैं, पर्वत के बाद में जो पठार है वो कम गहराई में होगा, मैदान है वो कम डूबे होंगे सीमा में। सीमा का मतलब जो दूसरी परत है जो तरल अवस्था में मानी गई है। इसीलिए एरीमोदी ने कहा कि जो विभिन्न स्तंभ हैं, स्तंभ का मतलब जो भूभाग हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तो उनके घनत्व तो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में क्या होती है, विभिन्नता होती है। अर्थात विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है और गहराई में अंतर होता है। जैसे कि अभी इस डायग्राम में बताया कि किस तरह कोई उठा हुआ भूभाग काफ़ी नीचे गहराई तक धंसा होता है, इसलिए ये सब संतुलन की अवस्था में पाए जाते हैं। भूसंतुलन से संबंधित जो दूसरा मुख्य सिद्धांत है वो है प्राट-मोदे की संकल्पना। तो इन्होंने बताया कि जो भू सर्वेक्षण हुआ था गंगा और सिंधु के मैदान में, जो 2 स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर, तो उनमें जो अंतर था वो अधिक होना चाहिए था, क्योंकि हिमालय का जो घनत्व है वो कम होता है और उसकी आकर्षण शक्ति से जो सर्वेक्षण में अंतर है वो अधिक होना चाहिए था। तो इन्होंने बताया कि पर्वतों का घनत्व कम होता है, पठारों का घनत्व पर्वतों से अधिक होता है और मैदानों का घनत्व पठारों से भी अधिक होता है। अर्थात जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है उसका घनत्व कम, नीचे जो भूभाग हैं उनका घनत्व अधिक होता है। अर्थात ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। तो इन्होंने कहा कि घनत्व में अंतर होता है और जबकि गहराई एक समान होती है। जबकि एरीमोदी ने क्या कहा था कि गहराई तो विभिन्न होती है, मतलब गहराई में अंतर होता है और घनत्व बराबर होता है। लेकिन प्राट-मोदे ने कहा कि जो ऊपर उठे हुए भूभाग हैं उनका घनत्व कम होता है और जो नीचे भूभाग हैं उनका घनत्व अधिक होता है, जबकि उनकी गहराई एक समान होती है। तो प्राट-मोदे ने भी एक प्रयोग किया। इन्होंने भी अलग अलग धातुओं के विभिन्न घनत्वों के टुकड़े लिए और उनको जब पानी में डुबाया तो इन्होंने देखा कि उनका जो घनत्व है वो तो अलग अलग है, लेकिन उनकी गहराई क्या है, एक जैसी। जबकि एरीमोदी ने क्या कहा था कि घनत्व बराबर होता है और उनकी गहराई में अंतर होता है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी रेखा होती है, क्षतिपूर्ति रेखा या समतोल तल, जिसके ऊपर ही घनत्व में विभिन्नता देखने को मिलती है लेकिन उसकी गहराई एक जैसी होती है। तो इस रेखा के जो नीचे है वो इनका जो दबाव है वो भार बराबर होता है। तो इस तरह प्राट और एरीमोदी ने जो है भू संतुलन से संबंधित अपने विचार दिए और बताया कि किस तरह पृथ्वी में संतुलन पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जो ये विद्वान हैं, हैपोर्ट, बोवी, रोली और आर्थर होम्स, इन्होंने भी भू संतुलन से संबंधित विचार दिए हैं। तो जैसा इन सिद्धांतों के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी पर भू संतुलन पाया जाता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखें तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो भी भूगर्भिक शक्तियाँ हैं उनकी वजह से दराल पर अव्यवस्था या जो भू संतुलन है वो एक जैसा नहीं रहता, उसमें अव्यवस्था हो जाती है। जो संतुलन है वो स्थानीय स्तर पर बिगड़ भी सकता है, जबकि अगर वृहद स्तर पर देखें तो संतुलन देखने को मिलता है। तो एक ऐसी ये प्रक्रिया है जिसमें जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, जैसे कि पर्वत, पठार हैं, इनका अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, और जो मलबा है वो नदी जल के साथ समुद्रों या खाड़ियों में जाके जमता रहता है। तो एक तरफ तो पर्वतों का क्या होता है, अपक्षय अपर्दन, वो हल्के हो जाते हैं और उनका जो भार है हल्का हो जाता है। दूसरा, वही मलबा जाकर समुद्रों में जमा होता है तो समुद्र की तली में दबाव पड़ता है। फिर वहाँ जो आंतरिक भाग से है दबाव पड़ने से जो
मैग्मा या जो लावा है या जो तरल पदार्थ है वो बहकर पर्वतों की तरफ जाता है और पर्वतों को थोड़ा ऊपर उठाता है। तो इस तरह ये चक्र चलता रहता है जिससे संतुलन बना हुआ है। पर्वतों का अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, उनकी जो है भार है वो कम होगा, उनका जो मलबा है वो नदी की सहायता से समुद्र में जाएगा तो समुद्र की जो तली है, धरातल है, उस पर दबाव पड़ेगा। तो एक तरफ तो पर्वत हल्के हो रहे हैं और एक तरफ समुद्र की तली में दबाव, तो ये संतुलन जो कायम है ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन फिर भी कई बार जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उससे ये व्यवस्था बन जाती है जिससे भूसंतुलन कायम नहीं रहता। तो इस तरह भूसंतुलन या समस्थिति से यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी पर जो भी ये धरातल हैं जिनमें विभिन्नता देखने को मिल रही है, पर्वत, पठार, मैदान या झील, महासागर, इनमें संतुलन पाया जाता है। धन्यवाद।